बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरफ। नाज़रीन, मैं ना आज एक शो देख रहा था जिसमें सैयद ज़ीशान अज़ीज़ एक नए सहाफ़ी जिन्होंने अब भी सहाफ़त में कदम रखा है और कदम रखते ही इन्होंने जो है बड़े बड़े सहाफ़ियों को बेनकाब कर दिए। जो असल सहाफ़त की पहचान है ना, वो सैयद ज़ीशान अज़ीज़ साहब ने जो है वो कर दिखाया है। वरना ये जो इस शो में बैठे थे साथ जितने भी सहाफ़ी हैं, जिसमें इमरान शफ़क़त और एक जो है वो साथ बैठा था नसरुल्लाह मलिक। अब इनकी आप सहाफ़त चेक करें कि इन्हें ना सहाफ़त नहीं प्यारी, इन्हें अपने एड्स प्यारे हैं, इश्तिहारात प्यारे हैं, अपने जो जितने भी यानी कि अपने बेनिफिट्स से ये देखते हैं ये लोग और सहाफ़त को पशे पुश्त डाल देते हैं। सहाफ़त का मतलब होता है हक़ाइक़ दिखाना। सहाफ़त का मतलब होता है कि जो हकीकत हो उसे आवाम के सामने लेकर आना। मिसाल के तौर पर इस शो में जो मैं देख रहा था, जितनी मैंने झलकियाँ देखी हैं उनमें से मैं आप लोगों को सिर्फ चंद एक बताऊंगा। आपने अगर देखनी है तो पूरा प्रोग्राम देखें, जिसमें सैयद ज़ीशान अज़ीज़ जो है इसने बैंड बजा के रख दी इन सीनियर्स की। मैं तो समझता हूँ कि इन्हें सीनियर कहना ही नहीं चाहिए। ये तो एक पार्टी की जो है वो, यानी पार्टी को भी छोड़ें, चलो पार्टी का भी टोल है, एक पार्टी की तरफ चले, मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हक़ाइक़ बताएं, अगर उस पार्टी की कोई हक़ाइक़ है तो वो बताएं ना। तो एक बात मानने में आती है कि यार चलो पार्टी की हक़ाइक़ बता रहे हैं, दुरुस्त हक़ाइक़ बता रहे हैं तो ठीक है। लेकिन ये नहीं कि अपनी तरफ से जो मुंह में आया वो बोल दिया कि बोलता चलो ठीक है, यही दुरुस्त है, यही सहाफ़त है, जो हम लोग बता रहे हैं यही सहाफ़त है, दूसरी कोई सहाफ़त नहीं है। तो इनके दरमियान एक झड़प हो जाती है। वो झड़प क्या है ये मैं बता देता हूँ कि सैयद ज़ीशान अज़ीज़ जो है वो बात कर रहे होते हैं तो इसमें जो है वो यानी कि वो कहते हैं कि असल मुद्दा जो था ना, वो इन दो सीनियर सहाफ़ियों ने कहा कि जो सियासत में बदज़ुबानी, तल्ख़ कलामी, लड़ाई झगड़ा, फसाद, इंतशार आता है ना, वो इमरान खान ने लेकर आया है। ये दोनों ने टीवी पे बैठ के ये बोल दिया। तो सैयद ज़ीशान अज़ीज़ इनकी करेक्शन कर रहे हैं, सहाफ़त का असल मेयार बताते हुए इनकी करेक्शन कर रहे हैं कि जो आप बता रहे हैं ना कि इमरान खान 2018 के बाद जो है, या 2013 के बाद इमरान खान आता है, वो जो है वो सियासत में गलाज़त लेकर आता है, यानी इंतशार लेकर आता है, गालम गलोच लेकर आता है, बदज़ुबानी लेकर आता है। तो सैयद ज़ीशान अज़ीज़ इनकी करेक्शन कर रहे हैं। अभी देखें करेक्शन कैसी है। सैयद ज़ीशान अज़ीज़ इन्हें बताते हैं कि आपकी बात अगर मैं मान लूँ कि इमरान खान इंतशार लेकर आया, इमरान खान जो है वो सियासत में जो है वो बदअमनी, लड़ाई, फसाद, झगड़ा, गालम गलोच, बदज़ुबानी, तहज़ीब को जो है इमरान खान ने ख़राब किया है, तो अब इनके चेहरे बदलते हुए देखना इनके सैयद ज़ीशान अज़ीज़ के जो है ना वो गुफ्तगू से इनके चेहरे बदलते देखना, जिसे देखकर जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं गोंदल नहीं, राय साकिब खरल साहब और मंसूर अली खान साहब एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ़ ले रहे हैं। उन्हें पता है कि सही इनकी बैंड बजा के रख रहा है। यानी कि उसने कहा कि सैयद ज़ीशान अज़ीज़ ने कहा कि चलो आप दोनों सीनियर्स की मैं बात मान लेता हूँ, तो मुझे बताएं ना कि 2008 से पहले यानी 7 से पहले अपना बेनज़ीर की नंगी तस्वीरें किसने फेंकी थी? बेनज़ीर को जो है वो गलत अल्फाज किसने बोले थे, जो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, जो इन लोगों ने बोले थे। वहाँ इन लोगों का जो है वो चुप, खामोशी। ये बताएं कि जब इमरान खान की बेगम बीवी जो है वो जमामा इमरान खान ने थी, जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसके ऊपर जुमले किसने कसे थे? उसे ये जो है वो यहूदी लोबी या यहूदी एजेंट किसने कहा था उस टाइम? तो ये खामोश। और फिर इन लोगों के आएँ बाएँ शाएँ और इलेक्शन ये वो, तो सैयद ज़ीशान ने कहा कि सब्र करें। नसरुल्लाह मलिक साहब पहले मेरी बात सुने कि आज अगर शहबाज शरीफ आपके बतौर पीटीआई ने अपना जलसा मंसूब कर दिया कि पाकिस्तान में जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसका खैर मकदम किया, तो वहाँ ये दो सीनियर सहाफ़ी इस तरह के कई है हसन अय्यूब जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो जलसा इसलिए मंसूब किया कि अवाम ने ही आना नहीं था। तो उसके ऊपर ये दांत निकाले कि बात तो सही है, आना नहीं है, और भाई एक न्यूट्रल वेन्यू दे दें
और कह दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, वो अपना जलसा कर सकती है, तो बता देंगे। उसके ऊपर सैयद ज़ीशान साहब कहते हैं कि अभी इलेक्शन करा दे शहबाज शरीफ की और इमरान खान के मुकाबले में, पता चल जाएगा कौन पॉपुलर है कौन नहीं। तो नसरुल्लाह मल्लिक आगे से कहते हैं कि अब वो कैसे इलेक्शन करें, वो तो वज़ीर आज़म है। अब वज़ीर आज़म को अब भाई वज़ीर आज़म क्या ऊपर से उतर के आया हुआ है? वज़ीर आज़म को बोल दिया कि वो इलेक्शन में आए, पता चल जाए। पॉपुलैरिटी जो है ना उसके ऊपर जो है वो इन साहब को गुस्सा आ गया जी कि ये किस तरह के बोलता। फिर 2018 की बात करें, 2024 की बात, तो उसके ऊपर जो है ना सैयद ज़ीशान ने कहा कि 2018 की बात है ना, तो 2018 में जो है कितने लोगों के सॉरी अपना खरल साहब ने कहा कि कितने लोगों के जो है वो पेपर छीने गए, कितने लोगों के जो है वो ख्वातीन को जो है घसीटा गया, पता है ना ज़रा 2018 में। वहाँ इनकी फिर खामोशी। बोलता है 2024 में रट लगाए हुए कि इनके साथ धांधली हुई है, 2 नंबरी हुई। तो साथ बैठा है मंसूर अली खां, इसने एक एक फार्म चेक किया। अब जब इसने 4-5 फार्म चेक किए, जब ये मरियम नवाज़ के फार्म तक पहुंचा तो इसे किसी ने रोक दिया कि भाई अभी आगे से आपने फार्म नहीं खोलने, तो ये खामोश हो गया। वरना इसने सबसे पहले नवाज़ शरीफ का हल्का खोला, तो जो 2 नंबरी थी वो इसने बता दी कि ये 2 नंबरी ये नवाज़ शरीफ खुद हारा हुआ है। जो नवाज़ शरीफ खुद वहाँ से हारा हुआ है, बताए ना कि उसकी बेटी कैसे जीत सकती है? फिर बताए ना कि शहबाज शरीफ कैसे जीत सकता है? शहबाज शरीफ का तो अभी हल्का खोलना था। अगर मंसूर अली खां को कोई ना रोकता ना मेरे आइडिया के मुताबिक, तो इसने सारे हल्के खोलने थे। नवाज़ शरीफ का तो खोल के रख दिया, तिया पांचा कर दिया कि कितनी धांधली हुई है। और यास्मीन राशिद जो है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, वो वहाँ से भारी अक्सरियत से जीती हुई है जहाँ से नवाज़ शरीफ को जिताया गया। तो मंसूर अली खां साहब दूसरे हल्के भी खोलते ना 4-5 बड़े, तो सब के सब बेनकाब हो जाते अगर इन्हें, मेरे ख्याल से अगर किसी ने ना रोका होता। या फिर जो हो सकता है इन्हें फार्म आगे से जो है वो मतलूबा सहूलत ना मिलती जिससे ये फार्म इकट्ठे करता, शो करता, तो ये भी हो सकता है। मैं ऐसे किसी के ऊपर ये शक या इस बिना सबूत के ये बात नहीं करना चाहता, हो सकता है ये भी मामला हो सकता है। तो अब मैं थोड़ा अपना तज़िया देता हूँ आखिर में कि ये जो 2 सीनियर सहाफ़ी हैं, इनकी ये कहते हैं कि 2024 में जो है ना वो इलेक्शन शफाफ हुए, इनके बकौल कि धांधली नहीं हुई। तो जनाबे वाला फार्म 45 जो है ना वो शो करा दे। और जिस जज ने इस्लामाबाद में फार्म 45 मांगे थे नून लीग वालों से, वो जज ही बदली हो गया। जज की जो है वो करप्शन निकल रही है, डिग्री जो है वो जाली निकल आई। ये तो पाकिस्तान में निज़ाम है, निज़ाम में इंसाफ है, तो कौन सच्चाई सामने लेकर आएगा? क्या कोई एक प्लेटफार्म होगा जहाँ इकट्ठे होकर इलेक्शन हो, न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल हो, शफाफ इलेक्शन हो, फिर पता चले कि पाकिस्तान में मकबूल कौन है? लेकिन ये होना नहीं है, ये ख्वाब है। जो भी देखता है वो सुबह उठे और भूल जाए, ये सिर्फ ख्वाब होता है। तो इसके ऊपर जी बहुत बड़ी बहस व मुबाहिसा हुई। और जाते जाते मैं आप लोगों को एक और मज़े की बात बताता चलूँ। ये तो कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ ये कहानी। कुल मिला के जो मैंने इससे नतीजा निकला है ना कि सैयद ज़ीशान अज़ीज़ जो है वो नए साफ़ी होकर भी इन सीनियरों के जो है ना वो इसने बैंड बजा के रख दी, इन लोगों को बोलने तक नहीं दिया। और इसकी बात में वज़न है, सैयद ज़ीशान अज़ीज़ की बात में वज़न है। वो जो है वो बात सामने जो है ना वो एक दलील रख के बात करता है, सबूत रख के बात करता है। और ये जो हैं ये 2 सीनियर साफ़ी, इस तरह के और भी हैं, बहुत सारे हैं, मैं नाम किस का लूँ। वो आए बाएँ शाएँ करते हैं, वो कहते हैं कि बस जो हम बोलें वही ठीक है, दलील ना मांगे हमसे, कोई सबूत ना मांगे हमसे, सिर्फ उतना ही पूछें जो हम बता रहे हैं, बस वो उसको ही आगे लेकर चलें। तो कुल मिला के सैयद ज़ीशान अज़ीज़ साहब फेल्डन, आपने बहुत अच्छा इन लोगों को जो है वो इनकी औकात दिखाई है। तो अब आगे चलते हैं, मज़े की बात है आप लोगों को मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान में एक पहले नोटिफिकेशन, पहले यानी पेट्रोल महंगा होने से पहले ना एक कहानी सुनाई जाती है कि पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो महंगा होने वाला है। अभी बताया होता है कि पहले बताता है कि पेट्रोल वाफर पड़ा है, हमारा महीना निकल जाएगा, पेट्रोल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, पेट्रोल महंगा नहीं होगा, हमारे पास 1 महीने का स्टॉक पड़ा है। फिर अचानक ही पेट्रोल महंगा हो जाता है, एक पेट्रोल बम गिराया जाता है पाकिस्तानियों के ऊपर। तो उसके ऊपर
जो है वो पाकिस्तानी लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ डाला जाता है। किसानों के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ा है इसमें, क्योंकि गंदम की कटाई है और अगली फसल की जो है ना वो बुआई का टाइम आता है, तो डीजल महंगा। जब डीजल महंगा होगा तो किसानों की तो मंजी ठोक दी ना इन लोगों ने। तो किसानों का रगड़ा कटाने के बाद, अच्छा खासा ज़राअत की बैंड बजाने के बाद ही इस हुकूमत ने पेट्रोल की ऐसी की तैसी फेर के रख दी। और जब सस्ते करने की बारी आई तो एक कल से नोटिफिकेशन निकला, उसकी तरदीद आ गई कि ये फेक है जी, अभी 15 दिन खड़ो, 15 दिन के बाद सस्ता होगा या 15 तारीख के बाद सस्ता होगा। अब नहीं, अब ऐसे ही आप लोगों की मंजी ठुकेगी जिस तरह ठोक रही है। तो ये हालात हैं। जब बढ़ाना होता है ना तो महंगा होने से पहले ही बढ़ा देते हैं, पुराना स्टॉक पड़ा होता है बढ़ा देते हैं कि आगे और भी ख़रीदना है। और जब सस्ता होना होता है तो इनकी यही मंतक होती है, यही कहानी होती है कि पहले वाला जो पड़ा है ना उसे सस्ता कर लें फिर बढ़ाएंगे। यानी जो पहले वाला पड़ा है ना वो ख़त्म हो जाए, फिर सस्ता खरीदेंगे, फिर सस्ता करेंगे। ये इन लोगों की मंतक, इन लोगों की ये कहानी। तो ये पाकिस्तानों को जी, पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए कि उनके साथ ये कुछ हो रहा है और वो खामोश बैठे हैं। दूसरा ना, मैं एक ख़बर सुन रहा था कि जो व्हीकल्स की ट्रांसफ़र है ना, ट्रांसफरिंग जो होती है, यानी एक नाम से दूसरे नाम की मुंतकिली, वो फ्री कर दी 1 महीने के लिए। तो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया है, तो उसके ऊपर जो है ना कोई फ्री नहीं लिखा हुआ, उसके ऊपर लिखा हुआ है जी कि गवर्नमेंट की फ़ीस है 1500 रुपये, आपको ट्रांसफ़र फ़ीस देनी होगी। तो ट्रांसफ़र फ़ीस जो है वो इसके ऊपर, ये मैं एक स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके ऊपर लिखा है कि 1500 फ़ीस और 15 रुपये जो है वो गवर्नमेंट की, यानी 1515 रुपये टोटल फ़ीस वो आपको पे करनी होगी। तो ये जो फ्री वाला चूरन है ये तकरीबन मेरे ख्याल से मुबीना तौर पे ये फ़ेक है। जिस तरह वो नोटिफिकेशन फ़ेक निकला है ना पेट्रोल सस्ते वाला, ये भी फ़ेक है। कोई फ्री नहीं है, पैसे पे करने होते हैं। तो ये एक स्क्रीनशॉट है। अगर किसी के हुए हैं कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि किसी का अगर फ्री में हो गया है ट्रांसफ़र तो बराए करम मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपना नेक्स्ट टाइम जो है वो तौसीह करूं। अगर नहीं तो भी कमेंट में बताएं, ताकि पता चले आवाम को भी कि आवाम को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जाते जाते ना मैं आपको एक अहम मालूमात देता जाऊं कि एक ऐसा त्यारा मार्ज़ वजूद में आ चुका है जो कि जौहरी हमले से महफूज रहकर 7 दिन लगातार उड़ान भी भर सकता है। तो ये त्यारा, इसकी मुकम्मल जो डिटेल है ना वो मैं इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको ये बताता चलूँ कि एक डोम्सडे प्लेन है जो कि एक ऐसा त्यारा है, दरअसल बोइंग E-4B, जिसे इंतहाई जो है वो हंगामी हालात जैसे कि जौहरी हमलों और दिगर तबाह कन आफात के वक्त एक कमांड सेंटर के तौर पर डिज़ाइन किया गया था। 1974 में सर्द जंग के अरूज पर सर्विस में दाखिल होने वाले एक ऐसे त्यारे को लेस करने का मकसद ये था कि अगर अमेरिका में हालात काबू से बाहर हो जाएं या ज़मीन पर मौजूद अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में खलल पड़ने की सूरत में फ़ज़ाई कमांड सेंटर फराहम किया जाए, तो जंग के वक्त में इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया ये त्यारा एक फ़ज़ाई कमांड सेंटर के तौर पर काम करता है, जिसे अमेरिका के सदर, सेक्रेटरी दफा और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बहरानों और इंतहाई हंगामी हालत के दौरान इस्तेमाल करते हैं, ताकि सूरत हाल पर कंट्रोल और रियासत के बाकी हालात के साथ राब्ते को यकीनी बनाया जा सके। डोम्सडे प्लेन नामी ये हवाई जहाज बगैर रुके 7 दिन तक मुसलसल परवाज कर सकता है। ये लड़ाका त्यारों के बेड़े को भी पीछे छोड़ सकता है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में ना, बल्कि इसके ऊपर एक पूरा व्लॉग बनाऊंगा अलहदा से इसके ऊपर कि इसकी असल खसूसियात क्या है। तो उसके लिए मेरा चैनल को जो है वो आप फॉलो ज़रूर कर लें, और चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा जी, इसके ऊपर एक जो है ना वो इसका नाम है क़यामत का बेड़ा। क़यामत का बेड़ा भी इसी कहा जाता है। अमेरिका के पास 4 E-4B त्यारों का बेड़ा है जो अपनी अक्सरी जो है ना वो तैयारी को यकीनी बनाने के लिए साल भर बाकायदा परवाज़ें करते हैं। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल आपको अगले किसी व्लॉग में ना, बल्कि मैं पूरा इसके ऊपर एक व्लॉग बनाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसकी मुकम्मल जो है ना वो डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँ।
तो उसके लिए हमारे इस चैनल के ऊपर जुड़े रहें और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।